हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। आज का टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं, आज जो चीज़ जानने वाले हैं वो है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए 10 सबसे ज़रूरी टिप्स। तो बहुतों का यह सवाल होता है कि एग्ज़ाम के लिए क्या गाइडेंस हो और कोई भी एग्ज़ाम को हम लोग कैसे निकालें, कौन से हों वो ज़रूरी टिप्स जिनकी मदद से हम कोई भी एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो वही सब ज़रूरी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको 10 ज़रूरी टिप्स बताए जाएंगे। और अगर इन सलाहों को अगर आप अपने जीवन में आप उतारते हैं, आपको खुद ही लग जाएगा वीडियो देख के कि आपको ये सब चीज़ अपने जीवन में उतारने चाहिए या नहीं उतारने चाहिए। तो अगर ये सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टिप्स है वो तो जो पहला है जो आपका वो आपका होने वाला है सेटिंग द गोल। इसके तहत हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। और यहाँ है कि मान के चलिए आप कोई एग्ज़ाम को आप फोकस कर लिए, कोई भी परीक्षा को आप फोकस कर लिए। मिसाल के तौर पर आपने फोकस किया एसएससी को, या आपने फोकस किया आरआरबी या रेलवे आरआरबी अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, या आपने फोकस किया बैंकिंग को, या आपने फोकस किया कि हम लोग जैसे यूपीएससी या बीपीएससी जेपीएससी अर्थात यानी पीसीएस एग्ज़ाम को फोकस किया। तो भारत में आप कोई भी एक एग्ज़ाम को फोकस कर सकते हैं या एक से ज़्यादा एग्ज़ाम को भी आपने फोकस किया। तो ये तो हुआ आपका सेटिंग ऑफ द गोल कि आप कौन सा क्या करना चाहते हैं। अब ये क्या करना चाहते हैं, मान के चलिए आप एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। उसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं कि आप किस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसमें आपका एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आदमी का केवल एक ही रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपका जब गोल आपका जब सेट हो जाता है, इसमें ये तो हुआ गोल कि आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ जो वर्ड जो आपका है कि क्या करना है, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्यों करना है। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए कि इसका वजह कि क्यों करना है। आपके लिए ये काम करने के लिए आपका मोटिवेशन क्या है। हो सकता है आपका आर्थिक स्थिति की वजह से आप ये करना चाहते हो कि आप अपना आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हो, या हो सकता है कि आपको अपने जीवन में कुछ साबित करना हो, तो वो साबित करने के लिए भी आप कर सकते हैं। आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, या कोई भी वजह से, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं वो मुझे क्यों करना है। तो ये कारण आपको पता होना चाहिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर पाएगा। यानी ये हुआ पहला चरण कि आपको क्या करना है और आपको क्यों करना है। आपकी गरीबी आपका मोटिवेशन हो सकता है, आपके माँ बाप आपके मोटिवेशन हो सकते हैं, आपका आर्थिक स्थिति अगर अच्छा है तो आपका स्वरोजगार आपका मोटिवेशन हो सकता है। आपको किसी के सामने या समाज के सामने या रिश्तेदार में या परिवार में साबित करने के लिए आप कोई एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। तो क्या और क्यों, ये सबसे पहला ज़रूरी। और क्या जब आपका सेट हो जाएगा कि क्या करना है, उसके बाद क्यों भी आपका हो जाएगा, तो आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। और सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति जो है वो कोई भी चीज़ को लगन से करने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं कि आपको किसी के द्वारा मोटिवेशन देने का ज़रूरत पड़े तो समझिए गई भैंस पानी में नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ आपका सबसे पहला कि सेटिंग द गोल, आपको क्या करना है और क्यों करना है। दूसरा जो हमारा होने वाला है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। कोई भी परीक्षा हो उसे पास करने के लिए, उसे क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस आपको जानना पड़ेगा। और उसका जो सिलेबस जो होगा, कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन में उसका सिलेबस होता है कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि मैथ हो सकता है रीजनिंग हो सकता है जीके हो सकता है आपका लैंग्वेज में हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई और भी लैंग्वेज आपका हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपका पकड़ होना चाहिए कि सिलेबस इसका क्या है, कौन से टॉपिक में। अब मैथ में आपका पूरे दुनिया का मैथ तो नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस का मतलब ये हुआ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको पता रहेगा पूरा। तो जैसे मैथ में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है वो। और एग्जाम पैटर्न का मतलब कितने समय में कितने सवाल को हल करना है। ये सभी चीज़ों का आपको एक बार तथ्यात्मक रूप से आपको अध्ययन करना पड़ेगा,
तभी आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस को समझिए। कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस जारी किया जाता है, सिलेबस के आधार पर ही आपको पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न जो है कि किस सेगमेंट से, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे, वही हिसाब से आपको मेहनत करना है। क्योंकि हो सकता है कोई टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हों और वो टॉपिक आपका कमज़ोर हो, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हर एक सेगमेंट को ध्यान देने के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। तो ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट हमारा है वर्किंग ऑन बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक बार जब क्या करना है, क्यों करना है, ये समझ गए, सिलेबस एग्जाम पैटर्न को समझ गए, तो अब बारी आती है कि सिलेबस के अंदर आपको फोड़ फोड़ के समझना। जो भी चीज़ें सिलेबस में पढ़ने के लिए कही गई हैं उनका बेसिक बिल्डअप करना और उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। यानी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से। कोई बुक या किन्हीं का क्लास या कोई लेक्चर या किसी भी तरह से आपको पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और जो चीज़ सिलेबस में शामिल है उन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे किसी भी व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसका मतलब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, वो आपका वर्किंग ऑन बेसिक्स, यानी बेसिक में आपको ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना है। बेसिक और कॉन्सेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। कभी भी एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो बेसिक और कॉन्सेप्ट के लिए बेस्ट मानी जाती है। इवन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एनसीईआरटी बुक्स आर बेस्ट। तो जो इसका अगला जो हमारा होने वाला है सिलेबस और वर्किंग ऑन बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट के बाद और एक बात, जो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आपका खुद से आपको डेवलप करना है। यानी आपको पढ़ना है खुद से भी। किसी का भी आप क्लास देखिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको खुद ही करना है सबसे ज़्यादा चीज़ें। तो आपको किताब से थोड़ी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी और आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा और बेसिक्स में काम करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगला जो हमारा है चौथा नंबर, चौथा में आपका है प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब जब आप बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न भी आप जान रहे हैं कि एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। अगर एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस बारंबार करना पड़ेगा। केवल पढ़ने से नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन सवालों के सेट मारने होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपका कोई एग्जाम ऐसा है जैसे पीसीएस का मेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी एग्जाम पैटर्न में सवाल हो उस पैटर्न का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइदर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें या ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला जो हमारा है वो क्या होने वाला है, वो है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। अब जब आप सिलेबस आप देख लिए, बेसिक आप बिल्डअप कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट देने चाहिए। टेस्ट जो होता है, टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस के द्वारा। आपका ऑफलाइन टेस्ट भी आप किसी ट्यूशन में या फिर खुद से भी आप दे सकते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको मॉक टेस्ट देने हैं और उन टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करना है कि मेरा कौन सा पोर्शन जो है वो वीक जा रहा है, कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इसी से जैसे वीक जा रहा है उसमें आप मेहनत कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग है उसे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, केवल रिवाइज कीजिएगा। इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और एनालिसिस भी करना चाहिए उसका कि कौन सा कमज़ोर है। और इसमें अगर आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जैसे टेक्स्ट बुक जैसे प्रोवाइड करता है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में कि बाकी जैसे 30,000 लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें मेरा क्या स्थान है, तो वो सभी चीज़ें आप देख पाएंगे। तो ये जो आपका मॉक टेस्ट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला चीज़, इतना करने के बाद जो आपका छठा है वो आपका है नो शॉर्टकट। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको ये जानना है। आपका मैथ हो या रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, शुरू में ही आप शॉर्टकट के पीछे अगर भागेंगे तो आपका दिक्कत होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि मैथ में शॉर्टकट चाहेंगे, रीजनिंग में शॉर्टकट चाहेंगे, जीके में शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक चाहेंगे। पहले देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट। आपको शुरू में अपना बेसिक्स बिल्डअप करना है, शॉर्टकट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको याद रखना है कि शॉर्टकट सभी सवालों में लागू नहीं होते, शॉर्टकट कम ही सवालों में लागू होते हैं। इसीलिए आपको अपना बेसिक्स में ध्यान देना है। शॉर्टकट कुछ बहुत ठीक है, लेकिन आपको जो है सीधा रास्ता जो है शॉर्टकट यानी जल्दी पहुंचने वाला चीज़ आपको अपनाना नहीं है, आपको बेसिक बिल्डअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए शॉर्टकट से थोड़ा बचना है और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। तो ये हुआ आपका सातवां नंबर। अगर आप पॉइंट आप देखें तो सातवां क्या है, रिवाइज रेगुलरली। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर विद्यार्थियों का एक कंसर्न होता है
कि पढ़ते हैं हम लोग लेकिन फिर एक टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो इसका क्या तरीका है, तो इसमें जैसे आप कोई भी चीज़ को आप स्टडी करते हैं, तो स्टडी करते हैं तो इसका आप शेड्यूल्ड रिवीजन कीजिए। शेड्यूल्ड रिवीजन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए जो भी आप दिन भर में आप पढ़ रहे हैं, तो दिन भर में आपने पढ़ा तो वो तो आज आपने पढ़ लिया, तो उसे आप जरूर 2 दिन के बाद आप रिवाइज करें या उसके अगले दिन रिवाइज करें। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जैसे वीक में आपका 7 दिन है, 7 दिन में जैसे आप 6 दिन आप जीके का कोई टॉपिक पढ़े, 6 दिन तक आपने पढ़ा, जीके पढ़ा, साइंस पढ़ा, कोई भी चीज़ पढ़ा, तो आप 7वें दिन केवल रिवीजन कीजिए जो भी आप 6 दिन में पढ़े। तो इससे आपका जो दिमाग जो है उसको याद करने का आदत पड़ जाएगा। तो रिवाइज रेगुलरली, रिवीजन इज सक्सेस ऑफ की, बगैर रिवीजन के आपसे नहीं हो पाएगा। आपको ये बात याद रखना है कि एग्जामिनेशन में जितना सवाल आपसे बन सकता था उतना अगर आप बना दिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी पढ़ा हुआ चीज़ ही हमारा गलती होता है। एग्जाम में कभी भी नहीं निकलने का वजह सवाल को कम जानना नहीं, बल्कि जो जान रहे थे उसे गलती करना होता है। तो रिवीजन जो है आपको एग्जाम में गलती होने से बचाएगा, और गलती होने से बचने के लिए रिवीजन करना है। एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग सब होता है उसी की वजह से आदमी पीछे हो जाता है और जानते हुए चीज़ों को भी गलत करता है। गलती होने का वजह होता है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन होता है किसी भी व्यक्ति का लैक ऑफ रिवीजन के कारण। रिवीजन में अगर कमी होगा तो व्यक्ति को कन्फ्यूजन होगा ही। तो कन्फ्यूजन ना होने के लिए आप हर हाल में इस टिप्स को मानिए, और अगर आप हर 3 दिन में कर पाएँ, हर 7 दिन में कर पाएँ, जैसे आपको ठीक लगे, या रोजाना जो आप पढ़ते हैं उसको रात को सोने के टाइम आप रिवाइज कर पाएँ, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन रिवाइज आपको करना पड़ेगा। बगैर रिवीजन के किसी भी व्यक्ति से संभव नहीं है कि कोई टेप रिकॉर्डर जैसा कोई रिकॉर्ड कर ले और एग्जाम में लिख दे, ऐसा नहीं होता है। अब अगला टिप्स जो हमारा है वो क्या है, वो है 8वां, सब्र या पेशेंस। बहुतों का ये सबसे खास चीज़ है। जैसे जैसे हम लोग 1 से 8, 10 तक जा रहे हैं, आपको खास खास चीज़ें मिलती जाएंगी। ये जो होता है, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति शुरू किया एग्जामिनेशन का तैयारी करना 2025 में। अब 2025 में आपके हो गए कितने माह, तो 12 माह। अब ये व्यक्ति शुरू किया तैयारी करने का 2025 में। अब अगर ये व्यक्ति चाहेगा कि 2025 के अंत तक में हम कोई सरकारी नौकरी में होंगे और एकदम रिजल्ट मेरा पक्का आ जाएगा, हर हाल में मेरा हो जाना चाहिए, तो इरादा रखना अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका हो भी जाएगा। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो एक नॉर्मल विद्यार्थी के लिए, जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो नॉर्मल हैं, तो उनके लिए कम से कम आपका 2 साल का मेहनत तो मांगता है। 2 साल अगर आप अच्छे से अगर आप मेहनत किए हुए रहेंगे तो फिर आपका जब एग्ज़ाम निकलना शुरू होगा तो एक नहीं आपके कई एग्जामिनेशंस निकलेंगे। तो इसीलिए जो आप रिजल्ट जो है उसको 6 महीने में या 1 साल में ही ना तलाशें। और एक बात, बहुत लोग 4 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है। तो सब्र तो है, मार्केट में टिके हुए भी हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिवाइज रेगुलर नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो उनको रुके हुए हैं। तो पीछे की चीज़ें आप अगर करते रहेंगे तब भी जरूरी नहीं है कि आपका 1 साल में या 6 महीने में आपका कुछ हो जाए। 2 साल आप रगड़ के पढ़िए। यही समझिए कि 2 साल आप बगैर सैलरी के काम कीजिए, अगर आपको पूरा जीवन भर सैलरी लेना है तो। क्योंकि आप खुद ही गौर कीजिए, आजकल के दौर में जैसा रोजगार की बात है, आपको 50,000 पूरा जीवन भर 50,000 का काम आपको अगर 6 माह का केवल मेहनत में मिलता तो अभी सबके हाथ में कुछ ना कुछ होता। केवल 6 माह में कुछ नहीं होने वाला है। और वो भी 6 माह लोग कैसे करते हैं, आधे टाइम्स तो दूसरे चीज़ों में वक्त देते हैं, तो वक्त जो नहीं देते उसके वजह से भी गड़बड़ होता है। तो ये सब चीज़ें आपको करना है, यानी पेशेंस रखना है, और इतना दिन आपको करके फिर आप रिजल्ट की तमन्ना कीजिए। अगला चीज़ जो हमारा है वो क्या है, वो है कंटिन्यूटी। बहुतों का क्या होता है कि कंटिन्यूअस नहीं रहते। आज पढ़े 2 घंटा, कल पढ़े 4 घंटा, 8 दिन 1 घंटा भी नहीं, फिर 2 महीना कहीं चल गए घूमने के लिए, तो ऐसे में नहीं। जो व्यक्ति लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कि 10 घंटा या 8 घंटा या 6 घंटा पर डे पढ़ना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और रेगुलर आप डेली 4 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, 4 घंटा 3 घंटा भी रेगुलर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं।
जब आप शुरू में 2 घंटा भी ईमानदारी इंटरेस्ट से आप शुरू करते हैं तो फिर आपका पढ़ाई ही आपसे टाइम डिमांड करता है। आपको समय जोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब से 7 घंटा पढ़ने लगे, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़िएगा आपका कॉन्सेप्ट बनते जाएगा, आप कंटिन्यूअस रहिएगा, वैसे वैसे आपका तैयारी ही डिमांड करेगा कि आपको कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो पढ़ने के घंटे डिसाइड आप ना करें, वो आपका पढ़ाई डिसाइड करेगा, वो आपका इंटरेस्ट डिसाइड करेगा। तो ये कंटिन्यूटी में 2 चीज़ हमें गौर करना है कि एक आपको रेगुलर रहना है और एक जो टाइम जो है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, इसमें कोई तरह का कोई बॉन्डिंग वाली कोई बात नहीं है। बस आपको जितना समय देना है उतना इंटरेस्ट से और इस टारगेट से कि हमको कुछ करना है। अगर मनोरंजन के लिए कंपटीशन के लाइन में है तो व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन नाम का यहाँ कोई चीज़ है नहीं। अगर आपको पूरा लॉन्ग लाइफ अगर 50K प्लस, कोई भी नौकरी में आपका तो मिलता ही है इस टाइप से, 50K प्लस आपको अगर लॉन्ग लाइफ वेतन चाहिए तो अभी आपको खटना पड़ेगा। ऐसे ही मिलता तो हर किसी के हाथ में होता। अब जो बात यह है कि कंटिन्यूटी के बाद, तो कंटिन्यूटी के बाद जो हमारा आता है वो सबसे मेन चीज़ जो होता है वह है ऑनेस्टी। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ते तो हैं लेकिन किसी और के नज़र में, किसी को दिखाने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं वो खुद आपको तलाशना है। माँ बाप के नज़र में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के नज़र में बहुत लोग, भाई बहन के नज़र में पढ़ रहे हैं, रिश्तेदार के नज़र में, ताकि फेल होने के बाद भी लोग कहें कि हाँ हाँ वो लड़का पढ़ता था अच्छा से लेकिन फेल हो गया। वो बात नहीं, आपको खुद का नज़र में आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े वो आपको गौर करने का प्रयास करना है, क्योंकि जो ईमानदारी है वो आपका अंदर से होना चाहिए। और अगर आपको, आपके ईमानदारी में 1-2 चीज़ और है। ईमानदारी में एक चीज़ है घमंड। बहुतों को ज्ञान का घमंड होता है कि टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है, सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा है तो मेरा हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में जितने लोग हैं, ईमानदारी ये सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है, क्योंकि आपको फाइनली जो है वो रिजल्ट आपको जो देगा वो आपका ईमानदारी देगा, पढ़ाई के टाइम का ईमानदारी, कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो 10 टिप्स जो आपको बताया गया, उम्मीद है कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। और इनमें से आपको कैसा लगता है वो आप ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये लाभकारी रहेगा। कोई दिन हम लोग किसी विशेष सिलेबस का, जो कैसे हम लोग क्या करना चाहिए, कोई भी सिलेबस को कैसे तोड़ के पढ़ना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ स्ट्रेटजिक वीडियो भी आपके लिए लाया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कभी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।